नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पिछले दो संस्करणों में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और निश्चित रूप से ये क्वेश्चंस जो मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके आने वाले एग्जाम में आपको जरूर हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में अग्रणी निर्णय क्या है? व्हाट इज द लीडिंग डिसीजन इन द केस ऑफ द मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? इसका पहला जो ऑप्शन है वो आपको ऑप्शन दिया हुआ है राइट ऑफ हियरिंग, सेपरेशन ऑफ पावर, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, रूल ऑफ एविडेंस। तो आइए इसके जस्टिफिकेशन पे चलते हैं और इसके जस्टिफिकेशन को जरा एक बार देखते हैं। कुछ ब्रीफ फैक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। द पेटिशनर मेनका गांधी पासपोर्ट वाज इशूड ऑन 1 जून 1976 एज पर द पासपोर्ट एक्ट 1967। तो मेनका गांधी को जो इस केस में पिटिशनर रही हैं और उनको एक पासपोर्ट इशू किया गया 1976 में और 1977 में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने उनको ऑर्डर किया कि वो अपने पासपोर्ट को सरेंडर कर दें। पिटिशनर को कोई रीजन नहीं दिया गया इसके लिए कि क्यों जो है ये काम किया जा रहा है, क्यों एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऐसा करने के लिए कर रहे हैं। तो पिटिशनर ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को और उन्होंने कहा कि ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, ठीक है, जो हमको फंडामेंटल राइट्स जो है और पर्सनल लिबर्टी ग्रांट की जाती है आर्टिकल 21 में। यही केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाज अ लैंडमार्क डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन विच द कोर्ट सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट्स ह्यूमन को दिए गए हैं उसको एक्सपेंड किया और एक्सपर्ट करके कहा कि भाई अगर आप इस तरह की कोई चीजें कर रहे हैं जिसमें किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, जैसे हर एक व्यक्ति के पास फंडामेंटल राइट है कि वो किसी भी कंट्री में घूमने जा सकता है, वो जब चाहे जा सकता है, और उसके पासपोर्ट को सरेंडर करा देना, ये सरेंडर कराने से पहले आपको रीजन देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। ऐसे आप अचानक से किसी से नहीं कह सकते कि वो सरेंडर कर दें। 1978 कोर्ट वुड एक्सपेंड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट इंस्टीड लिमिटिंग द एक्टिंग, ठीक है। तो यहां पे सबसे बढ़िया जो आंसर होगा ये होगा कि बिना सुने राइट टू हियरिंग बेस्ट ऑप्शन है यहां पर। तो राइट टू हियरिंग यहां पे बेस्ट ऑप्शन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द ग्राउंड ऑफ एरर ऑफ लॉ अपरेंट ऑन द फैक्ट ऑफ द रिकॉर्ड इज कनेक्टेड विद विच ऑफ द रिट? रिकॉर्ड के तथ्य पर स्पष्ट कानून की त्रुटि का आधार किस रिट से जुड़ा हुआ है? तो आपको पता है 5 तरह के रिट दिए गए हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत। तो यहाँ पे क्यो वारंटो, मैंडमस, हैबियस कॉर्पस, सर्टोरी। तो जब रिकॉर्ड के तथ्य पर कोई त्रुटि हो जाए तो त्रुटि होने के बाद जो रिट जारी की जाती है उसको हम लोग सर्टोरी कहते हैं। तो सर्सरी इज अ corrective writ which gives special emphasis on correcting various error on record. The meaning of certiorari is to be informed or to be certified. It is basically issued by the Supreme Court and High Court to lower court for transferring the cases. तो ये रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा इशू की जाती है। अगर लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स के द्वारा कोई जो है एरर लॉ के अगेंस्ट में हो गया है तो उसके लिए वो ये रिट जारी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सर्सरी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निवास की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस खंड में उपलब्ध है? इंग्लिश में देखते हैं। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज? तो कौन सा क्लॉज है जिसमें फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस के बारे में बात की गई है? जस्टिफिकेशन देखिएगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 क्लॉज 1E, every citizen of India has the right to reside and settle in any part of the territory of India. However, under clause 5 of the article 19, reasonably restriction may be imposed on this right by law in the interest of the general public. तो ये जो क्लॉज है ये क्लॉज 19(1)E का है कि सभी सिटीजन को ये राइट है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा क्लॉज 1E। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विस और होल्ड एट एनी सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ
तो किसके प्लेजर से जो व्यक्ति रक्षा सेवा का सदस्य है या संघ के अधीन किसी भी सिविल पद पर है, वो किसके इच्छा के अनुसार अपना पद धारण करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो होता है प्रेसिडेंट। एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विस आर अ सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन आर All India service or holds any post connected with the defense or any civil post under the union holds office during the pleasure of the president। तो ये प्रेसिडेंट के प्लेजर से ही वो अपने पद को धारण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, यहां देखिए मैंने हिंदी में नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है और इसको मैं हिंदी में समझा दूंगा। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 315 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अंतर्गत धारा 315 में क्या प्रोविजन दिए गए हैं? तो यहां देखिए दो प्रोविजन के बारे में बात किया है। देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट। तो पब्लिक सर्विस कमीशन सेंट्रल के लिए, यूनियन के लिए होना चाहिए और पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट के लिए होना चाहिए। और दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है, द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन इफ रिक्वेस्टेड टू डू बाय द गवर्नर ऑफ ए स्टेट मे with the approval of the president agree to serve all or any of the needs of the state। तो अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहां पे बात कर रहे हैं इन दोनों स्टेटमेंट की, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल राइट हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट और यूनियन दोनों के लिए होना चाहिए और अगर रिक्वेस्ट की जाती है गवर्नर के द्वारा तो प्रेसिडेंट को अप्रूवल देना है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके यहां जो है ट्रू है और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 and 2 बोथ। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, कोई भी निजी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु कमिट नॉन वेलेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस, कमिट्स नॉन वेलेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस, कमिट्स कंपाउंडेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस, कमिट्स ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस आर एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब ये देखिए कि क्या एक प्राइवेट पर्सन किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। और वो कब कर सकता है? जब कोई जो ऑफेंस है और किसी व्यक्ति द्वारा की जा रही है और वो नॉन वेलेबल है और साथ ही कॉग्निजेबल है तो वो अरेस्ट कर सकता है। साथ ही वो तब भी अरेस्ट कर सकता है कि अगर वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है ना, इसका मतलब कि घोषित अपराधी है, तो भी वो एक प्राइवेट व्यक्ति ऐसे घोषित अपराधी को जो फरार है अगर उसको पा जाता है तो उसको गिरफ्तार कर सकता है। तो इसके जो आंसर होंगे वो ये भी सही है, कमिट ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस आर एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और इसका ये भी ऑप्शन यहां पे सही है कि कमिट्स नॉन वेलेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस इज नॉट होली, गैप दिया हुआ है, टेस्ट एंड इट्स काउंटर्स आर फेयरली इंडिकेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तर्क संगतता का परीक्षण पूरी तरह से क्या है? परीक्षण नहीं है और इसकी रूपरेखा संविधान द्वारा उचित रूप से इंगित की गई है। तो ये जो है टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस इज नॉट होली सब्जेक्टिव, ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस इज नॉट होली सब्जेक्टिव टेस्ट एंड इट्स कंटूर्स आर फेयरली इंडिकेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। द रिक्वायरमेंट ऑफ रीजनेबलनेस रन्स लाइक अ गोल्डन थ्रेड थ्रू द एंटायर फैब्रिक ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द पावर टू इनेक्ट अ लॉ relating to the citizenship of India is left to गैप है under the provision of article 11 of the Indian Constitution। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के प्रावधान के तहत भारत की नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किस पर छोड़ी गई है? कौन है जो नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है? तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप को डील करता है। The term citizenship entails the enjoyment of full membership of any state in which a citizen has civil and political rights। Article 11 Parliament to regulate the right of citizenship by law। तो ये पार्लियामेंट होगा। आर्टिकल 11 का बताता है कि पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है कि वो भारत की नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 9, जिस प्रतिबद्धता के कारण आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 पारित हुआ उसका नेतृत्व किया गया। पूछ रहा है, द कमिटी विच लेड टू द पासिंग ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 वाज हेडेड बाय। तो 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया और ये किसके द्वारा हेड किया गया, इसके बारे में बात करें तो आइए छोटी सी कहानी है इसकी, जरा देख लेते हैं। दिस केस इज फेमसली नोन एज निर्भया केस। तो निर्भया केस के बारे में आप सब लोगों को पता होगा। ऑन 16
16 दिसंबर की रात को 2012 में एक 23 साल की लेडी जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट थी, वो अपने किसी साथी के साथ थी और उसको गैंग रेप कर दिया गया 6 मैन के द्वारा, जिसमें से एक जो है बालिग भी नहीं था। She had boarded with a male friend in the same way. She was brutally beaten and raped. उसको बुरी तरह से पीटा गया और रेप कर दिया गया। And the preparators inserted a rod into her body part. उसके प्राइवेट पार्ट पे राड तक इंटर कर दिया गया था। Both of them were thrown naked in the middle of the highway. और दोनों को मारकर हाईवे के बीच में फेंक दिया गया था, बिल्कुल नंगा। 6 days after the incident, इस इंसिडेंट के 6 दिन बाद 22 दिसंबर 2012 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जुडिशियल कमेटी अपॉइंट की और उसका हेड जीएस वर्मा को बनाया, जो कि एक फॉर्मर जज थे सुप्रीम कोर्ट के। और उन्होंने कहा कि आप अमेंड करिए क्रिमिनल लॉ, एक्सटर्नली डील विद द सेक्सुअल असॉल्ट केसेस। ठीक है, स्पेशली जो सेक्सुअल असॉल्ट केसेस को डील करते हैं, ऐसे क्रिमिनल लॉज को आप अमेंडमेंट की जरूरत है और ये कमेटी इसके अमेंडमेंट पे काम करेगी। इसी को बोला गया द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा जस्टिस जीएस वर्मा। क्वेश्चन नंबर 10, ए डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ वुमेन एंड अ मैन ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ वुड बी वायलेटेड ऑफ आर्टिकल 15। तो क्या किसी पुरुष या महिला के खिलाफ केवल सेक्स के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन होगा? ठीक है, तो पुरुष और महिला में अगर हम बात करें तो पुरुष और महिला में जो भेद अगर आप सेक्स के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं तो वो 15(1) का उल्लंघन है, आर्टिकल 15(1) का उल्लंघन है। आर्टिकल 15(1) इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेक्स। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य संकल्प का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? The objective resolution adopted by the Constituent Assembly on January 22, 1947 was drafted by whom? तो ये देखिए, जस्टिफिकेशन पढ़िए। पंडित जवाहरलाल नेहरू introduced the objective resolution on December 13, 1946, which established the concept and guiding principle for holding the Constitution and eventually took the shape of the preamble to the Indian Constitution. On 22nd January 1947, the Constituent Assembly accepted this resolution. तो 22 जनवरी 1947 को जो Constituent Assembly थी उसने इस resolution को accept कर लिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मसौदा तैयार किया था। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राइट टू द प्रॉपर्टी वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको फंडामेंटल राइट से कब निकाल दिया गया, किसके टेन्योर में निकाल दिया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स सिंस दिस राइट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द वे ऑफ अटेनिंग अ गोल ऑफ सोशलिज्म एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। It was removed from the list of fundamental rights in 1978 by the 44th constitutional amendment in the tenure of Morarji Desai। तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये जो पहले की एक फंडामेंटल राइट था, इसको फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया क्योंकि ये जो सोशल जो हमारे समाज में है, इक्विटेबल के बेसिस पे या सोशलिज्म के बेसिस पे काफी ज्यादा दिक्कत कर रहा था, वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत कर रहा था, तो इसको फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया और 1978 में 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको जो है यहां से निकाला गया था और ये टेन्योर था मोरारजी देसाई का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 13वां क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A अर्थात संपत्ति का अधिकार संविधान में जोड़ा गया, किसके द्वारा जोड़ा गया? आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। तो ये 1978 में ही जोड़ा गया था और 44th अमेंडमेंट के द्वारा। अभी आपने देखा कि जो इसको संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया और फंडामेंटल राइट से निकाला गया तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A में इसको जोड़ दिया गया और ये 44वें अमेंडमेंट एक्ट में ही हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 44th अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉ अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन सा लॉ नहीं है? ठीक है, रूल्स, बायलॉज, कस्टम और यूजेस, नन ऑफ दिस। अब ये इसको जरा ध्यान से इसको पढ़िएगा। एज पर द आर्टिकल 13 लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉ,
rule, regulation, notification, custom or uses having in the territory of India the force of law. Law and force include laws passed or made by legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular area. तो लॉ क्या है? लॉ वो सारे रूल, वो सारे ऑर्डर, वो सारे बाइलॉज, वो रेगुलेशन, वो यूजेस, वो कस्टम, वो सब लॉ हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हमारे इंडिया में था। तो ये सब लॉ के अंतर्गत है अनटिल अनलेस कि किसी को चैलेंज ना किया गया हो। तो अगर चैलेंज कर दिया गया है तब तो ठीक है, तब तो वो ठीक है, लॉ नहीं होगा, लॉ के परिधि से उसको बाहर कर दिया गया, लेकिन बाकी सब लॉ है। ठीक, तो यहां पे नन ऑफ दिस ऑप्शन इसका सही होगा। रूल, बाइलॉज, कस्टम और यूजेज सब लॉ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारत के संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। तो शेड्यूल के बारे में कुछ बात हो रही है कि किस शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात की गई है। तो ये जो 7th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अंदर तीनों लिस्ट है, यूनियन लिस्ट यानी कि सेंट्रल का, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसमें दोनों आते हैं। So the division of the power between the union and the state concerning certain subject. The union list has total 97 सब्जेक्ट। जो यूनियन लिस्ट के पास टोटल 97 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट के पास 66 सब्जेक्ट हैं और कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो शेड्यूल 7 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन हुसैनारा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, गैप दिया हुआ है, रिमर्ज्ड एज अ बेसिक फंडामेंटल राइट। सी छूट गया है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य में मूल अधिकार के रूप में पुनः शामिल कर लिया गया। किस चीज को? किस चीज को? कौन सा कानून जो है शामिल कर लिया गया था फंडामेंटल राइट में? तो हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार इज अ लैंडमार्क जजमेंट which highlighted the importance of the timely justice as an integral part of fair trial, thus widening the scope of the Article 21. This case also threw lights on the importance of free legal aid for the poorer section of the society to ensure their right to be defended in the court of law by an advocate instilled in the Article 39A. तो स्पीडी ट्रायल के बारे में, स्पीडी जस्टिस के बारे में यहाँ पे बात की गई थी और स्पीडी जस्टिस को मौलिक अधिकार के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया। भाई अगर कोई भी केस हो रहे हैं और वो केस 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक ऐसे ही चलते रहे, तो पीड़िता या पीड़ित को अगर जजमेंट मिलता भी है 40 साल बाद, 30 साल बाद, उसके हक में भी जाता है, तो पता चले कि उसका कोई फायदा ही नहीं है, या वो केस में वो पता चला कि जो पीड़िता था या पीड़ित था वो फैसला आते आते वो गुजर गया, तो उसकी लाइफ में तो उसका कोई फायदा ही नहीं मिला। तो राइट टू स्पीडी जस्टिस को जो है फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल राइट्स में ऐड कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट द अनजरप्टेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस। निम्नलिखित में से कौन सा रिट सार्वजनिक पद पर कब्जा करने के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो ये रिट है रिट ऑफ क्यू वारंटो, है ना। किस अधिकार से? क्यू वारंटो का मतलब है कि आप यहां पे किस अधिकार से बैठे हुए हैं। तो अगर कोई पद पे कोई व्यक्ति बिना अधिकार के बैठा हुआ है तो उससे रिट के द्वारा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये पूछ सकती है कि आपने ये पद किस अधिकार से अब तक ग्रहण किया हुआ है, आप किस अधिकार से यहां बैठे हुए हैं, जबकि आपकी क्वालिफिकेशन खत्म हो चुकी है, आप रिटायर हो चुके हो, या फिर आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप इस पद पे बैठो। तो ये रिट हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। तो इसका सही आंसर होगा रिट ऑफ क्यू वारंटो। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, फॉर एन इंडिविजुअल टू बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर, वन ऑफ द कंडीशन इज। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी पिछले वर्ष में भारत के निवासी माना जाने के लिए एक शर्त है। वो शर्त क्या है? कि वो व्यक्ति कम से कम 182 दिन के लिए उस कंट्री में प्रीवियस ईयर में रहा हो। और साथ ही और भी कंडीशन दिए गए हैं। ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज आर मोर इन द ईयर एंड फॉर अ पीरियड ऑफ 365 डेज आर मोर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर्स। मतलब प्रीसीडिंग 4 ईयर में, 4 साल में वो कम से कम 365 दिन इंडिया में रहा हो, ये भी कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन जो पहला वाला था वो कंडीशन आपने देख लिया कि 182 डेज, नॉट 180, नॉट 181, 182 डेज कम से कम इतना रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, 1985 के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा दल बदल विरोधी कानून भारत के संविधान में जोड़ा गया? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। ये कौन सा अमेंडमेंट था
इसके बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए, द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपरली रिफर्ड टू एज द एंटी डिफेक्शन लॉ, वाज इंसर्टेड बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, और इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। तो डिफेक्शन का मतलब है दल बदल, है ना। हैज बीन डिफाइंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन टू अबैंडन अपोजिशन और एसोसिएशन ऑफन टू ज्वाइन एन अपोजिंग ग्रुप। तो इसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, in which of the following cases the Supreme Court decided that the constitutional amendment is a law within the meaning of Article 13 Clause 2, and therefore if it violates any of the fundamental right it may be declared void। तो ये किस केस में हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) का अर्थ में एक कानून है, और इसलिए यदि यह किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो इसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ये बताया गया द गोलकनाथ केस, आल्सो नोन एज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और इसको 1967 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया। और इसको बताया गया कि पार्लियामेंट में नॉट लिमिट एनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट के पास ये कोई कोई अधिकार नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स को लिमिट कर सके। ओके, तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये जो सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, डीपीएसपी के अंदर आता है। द यूनिफॉर्म सिविल कोड एम टू एस्टैब्लिश अ यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। आर्टिकल 44 इन द डीपीएसपी found in the part 4 of the constitution states that the state shall endeavor to secure all the citizen a uniform civil code throughout the territory of India। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारे में बात की जाती है, या आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है वो डीपीएसपी है, उसमें गवर्न होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एज पर द आर्टिकल 16 नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ or any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state। अनुच्छेद 16 के अनुसार कोई भी नागरिक केवल किस बेसिस पे या उनमें से किसके आधार पर राज्य के तहत किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं होगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस। इसी तरह से देखिए दूसरे में रिलीजन और एज जोड़ दिया गया है, तो एज कोई ग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंडेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है द मिनिमम नंबर ऑफ जजेज हु आर टू सिट फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग एनी केस इन्वॉल्विंग अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन और फॉर द पर्पस ऑफ हियरिंग एनी रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 शैल बी। तो कितने मिनिमम नंबर जज होने चाहिए जो अनुच्छेद 143 के तहत किसी संदर्भ की सुनवाई के लिए बैठने वाले न्यायाधीश होते हैं, उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए। तो आर्टिकल 145(3) provides the minimum number of judges who are to sit for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to the interpretation of this constitution or for the purpose of hearing any reference under article 143 shall be 5। तो ये 5 जजों का बेंच होना चाहिए जो इस तरह के सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में अगर कोई इंटरप्रिटेशन करना है। 24वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो का के बीच में गैप है, शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अब इसमें देखिए जो हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक्चुअली पिछले क्वेश्चन का ही कॉपी हो गया है और इसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाया है। मैं पढ़ देता हूँ कि आर्टिकल 300A जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत है उसमें क्या चीजें हैं, क्या लिखा हुआ है। तो वो लिखा है पर्सन, ठीक है, any person, no person। Article 300A provides that no person shall be deprived of his property save by the authority of law। अगर किसी की प्रॉपर्टी सेव है अथॉरिटी ऑफ लॉ की तो कोई भी पर्सन को उससे अलग नहीं किया जाएगा, उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे सिटीजन, फॉरेनर या इंडियन नहीं होगा, यहाँ पे पर्सन ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। पिछले 2 संस्करणों में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और निश्चित रूप से ये वीडियो आपको आपके आने वाले एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। तो आपके लाइक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लाइक्स करते रहिए। धन्यवाद।